सबसे पहले पीटीआई को तौबा करना पड़ेगा कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुजदार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नजरिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जहां तक उसूली बात है तो ये चीज गलत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये फजा क्यों बनाई जा रही है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। हमारे निगरान वजीर आजम ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम था कि हमारी किस्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाजा। तो यकीनन आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान की सुनी। मैं एग्री करता हूं मौलाना फजलुर रहमान की बात से, जो उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उनको इस वक्त मजीद प्रोजेक्शन मिल रही है। यकीनन रोज़ ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से एक सिंपैथी वोट क्रिएट हो रहा है पीटीआई का। पीटीआई जो पहले ये क्लेम करती थी कि हमारे पास 70% वोट बैंक है, अब मेरी नज़र में इस सिंपैथी वोट का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मेरी बात की तायद कर दी। आज जैसे कि हमने देखा साइफर केस में यकीनन हुक्म इम्तना आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ये 11 जनवरी को अब इस केस की समाअत होगी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि स्पीडी ट्रायल होगा, इसी महीने फैसला आ जाएगा। फर्द जुर्म आयद होने के बाद बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन अब ये 11 जनवरी तक केस चलेगा। उसके बाद ही कुछ इसमें अपडेट्स आएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की कल की वीडियो सबने देखी, सबको बुरा लगा जिस तरीके से एक साबिक पाकिस्तान के वफाकी वजीर, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, एक बड़ा स्टैचर रखने वाले हमारी सोसाइटी में धक्के देते हुए उन्हें ले जाया गया और फिर आज उन्हें फिर पेश किया गया और 12 मुकदमात में उन्हें नामजद कर दिया गया है। 9 मई के से जुड़े हुए केस हैं। जबकि उनकी स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे कहा है खुद बजाते खुद कि मैं 9 मई के किसी भी सिलसिले में मुलविस नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, आज जुमा के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो भी बड़े खास रहे हैं सियासतदानों के, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, कहा कि वो क्योंकि निचकारी के वफाकी वजीर हैं तो वो इलेक्शन के अमल पर असरअंदाज कैसे हो सकते हैं, इसलिए वो रहें। जबकि उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 साल मैंने गुजारे हैं नून लीग के साथ, तो कंपैटिबिलिटी तो बन ही जाती है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। पहले कोई कोर्ट्स में जाता था तो कहते थे कि इलेक्शन में ताखीर होगी, अब खुद इलेक्शन कमीशन जा रहा है तो अब ताखीर नहीं होगी और ना ही कोई ये बात करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सखर में और वाजे कर दिया है 17 वजारतें बंद की होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद दोहराया है अपने इस नैरेटिव को, बहुत बड़ा नैरेटिव है, मेरे ख्याल से यकीनन ये होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर आज उन्हें कराची आना था, अब से कुछ देर पहले वो कराची लैंड करके पहुंचे हैं। 3 बजे उन्हें अपने कागजात के लिए जाना था इलेक्शन कमीशन की माड़ी ऑफिस, लेकिन शहबाज स्पीड कराची पहुंचते ही डिले होती हुई नजर आ रही है। ये वही शहबाज स्पीड है जिसके लिए नून हमेशा नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि कराची आ रही है, शहबाज स्पीड कराची आ रही है, वो खुद आते आते डिले हो गए। जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो विफाक में बड़ा शेयर बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट का, नेशनल असेंबली में सीटें जीतेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ये सुनने के बाद मुझे तो यही ख्याल आया कि पीटीआई ने जैसे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जमात इस्लामी का साथ दिया, अगर यहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो विदाउट अ डाउट पीटीआई का वोट बैंक जमात इस्लामी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आज की, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने बोला है पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा है, हमारी इकोनॉमी इस मॉडल पे कभी काम नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ कुछ अशराफियाँ हैं जो इस मुआशी तरक्की का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब तर रईस तर होता जा रहा है। मेरे साथ एक कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ कराता चलूँ, कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और साथ साथ नईम कुरैशी साहब नॉवलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। स्काइप पे मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाएं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शर्मिला फारूकी साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच आपका मैडम, आप अपना टाइम हमारे लिए निकालती हैं। और पीजे मीर साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मीर साहब, आपने भी अपना वक्त हमारे लिए निकाला। आई स्टार्ट विद यू शर्मिला साहिबा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है, यकीनन बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन वो अब एक वक्त आ गया है कि एक सर्टेन नैरेटिव को पीपल्स पार्टी कैरी ऑन करे। महीना बच गया इलेक्शन में, तकरीबन 30-40 दिन।
17 वजारतें बंद करने की आज उन्होंने बात दोहराई है, लेकिन 1500 अरब रुपए की जो सब्सिडी बंद करने की बात थी फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर एंड द पावर सेक्टर, वो उन्होंने रिपीट नहीं की दोबारा। लगता है कि ये दो सेक्टर्स बड़े पावरफुल थे, इसलिए नैरेटिव बदल गया। एम आई राइट और रॉन्ग शर्मिला साहिबा? जी बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। देखिए जी, नैरेटिव बिल्कुल नहीं पता। वी आर वेरी वेरी फोकस्ड कि हमने अगर हुकूमत बनानी है तो हमने किस तरह आगे चलना है। 17 वजारतों के ख़ात्मे के बाद आप तकरीबन 300 अरब रुपए बचाते हैं, और ये वो रकम है जो इंतहाई ज़रूरी है उन तबकात पे ख़र्च करने के लिए जो इस वक्त बड़े मार्जिनलाइज्ड हैं, जिसमें किसान हैं, जिसमें आपकी यूथ है, जिसमें ख़वातीन है, जिसमें मज़दूर है, जिसमें वो तमाम इश्यूज़ हैं जो इस मुल्क को प्लेग किए हुए हैं। भूख है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। किस तरीके से आप इनको एड्रेस करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो अपना 10 नुकाती एजेंडा आवाम के सामने रखा है, वो पहले सियासतदान हैं जो अपने मैनिफेस्टो में से 10 नुकाती एजेंडा आवाम के सामने लेकर आए हैं। अभी तक ना हमें कोई दूसरा लीडर या कोई दूसरी जमात ना हमें मैदान में आवाम के दरमियान नजर आ रही है, और ना ही किसी के हवाले से हमने कोई एजेंडे के हवाले से बात सुनी है। हम सुनते हैं कि जी इंतकाम होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। सब ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं ना उसके ऊपर कोई बात कर रहा है, ना उसको कोई आगे लेके चल रहा है, ना इलेक्शन का वो माहौल बनाया जा रहा है जो होता है इलेक्शन से पहले कि आप आवाम में जाते हैं, आप जलसे जुलूस करते हैं, आप वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं। वी डोंट सी दैट। जहाँ तक बात की आपने 1500 अरब की जो सब्सिडीज़ पे ख़त्म करनी, बिल्कुल वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब बात की थी कि हमने अपनी यूथ के लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाने हैं, हमने अपनी यूथ को स्टाइपेंड्स देने हैं, हमने अपनी यूथ के लिए उनको इस तरह इक्विप करना है कि वो आगे जाके अपने हुनर के बलबूते के ऊपर नौकरियां लें, हमने उनको एक स्किल्ड यूथ बनाना है। किस तरीके से आप उनको किस तरीके से ये आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? ये रेवेन्यू आएगा और ये जो पैसा यहाँ से बचेगा वो यहाँ लगेगा। इसी तरीके से हमेशा हमने देखा है सब्सिडीज जो होती हैं वो टारगेटेड होती हैं टू द अपर क्लास। हमने उस सब्सिडीज को रीडायरेक्ट करना है उन गरीब आवाम के लिए, उन किसानों के लिए जिनको हमने सब्सिडी देनी है, जिनको फर्टिलाइजर पे हमने गरीब किसानों को सब्सिडी देनी है। हमने इस तमाम चीज़ों को रीडायरेक्ट करना है। देखिए रिसोर्सेज तो वही हैं, उन रिसोर्सेज को सामने रख के हमने उन तबकात की मदद को आना है जो इस वक्त पिस चुके हैं, जो इस वक्त मदद के तलबगार हैं, जो इस वक्त चीख चीख के पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें बचाओ और हमें भूख से बचाओ। राइट शर्मिला, यकीनन मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हैं, और वोट देते वक्त हर कोई यही सोचेगा कि अब वोट किसको दिया जाए, कौन हमारे हालात बेहतर करेगा। और बहुत एम्बिशियस और बहुत कहते हैं कि अच्छा एक प्लान तो बना दिया बिलावल साहब ने, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सैफुद्दीन साहब, अभी तक जमात इस्लामी का मंशूर नहीं आया, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 निकात रख दिए और बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे सैफुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जमात इस्लामी का मंशूर तो आ चुका और वो हमने तकसीम भी कर दिया है। आपको चाहिए तो हम यहाँ भी पहुँचा देंगे। अच्छा, मैं जो बात आपके सामने बेसिकली कहना चाहता हूँ वो ये कि मंशूर तो सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे बना के ले आते हैं, और अच्छा मंशूर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट्स लिख दीजिए, लेकिन बात यह है कि जो लोग 15-15 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से हुकूमतों के अंदर हैं, उसके बाद वो अच्छे मंशूर की बात करें तो वो अच्छे मंशूर वाला जो मंजन है वो नहीं बिकेगा, बल्कि बात यह है कि उनको अपनी कारकर्दगी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। देखिए जो अभी 1500 अरब रुपए बचाने की बात हो रही है, आप ये बताइए कि साहब अब आप 1500 अरब बचाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आपकी हुकूमतें थी तो उसमें आपने ये क्यों नहीं किया? अभी सिंध में 15 साल से आपकी हुकूमत थी, 15,000 अरब रुपए आपने 15 सालों में डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं सिंध में खर्च किए। कहाँ चले गए वो पैसे सारे के सारे? रोज़ाना एक नया स्कैंडल खुल रहा है। कल वो तालीम के हवाले से स्कैंडल खुला कि जिसमें करोड़ों रुपए का गबन सामने आया। अभी सैलाब के हवाले से एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि 41 अरब रुपए। देखिए बात ये कि ये बातें करोड़ों की और काम धेले का। तो बात ये कि इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है कि लोग बैठ के बातें करें, और लेकिन जो कारकर्दगी रही है जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जब बात करती है, हमारी कारकर्दगी सबके सामने होती है।
नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो, सबके सामने है, अब्दुल सत्तार अफगानी, जो जितनी लिमिटेड हमको कहीं पर भी कोई पावर, मुझे लगता है आपको पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। देखिए अभी तो फिलहाल जमात इस्लामी अपने नाम और निशान और झंडे के साथ इलेक्शन के लिए मैदान में है, और सीट एडजस्टमेंट किसी भी ऐसी पार्टी के साथ हो सकती है जिससे हमारे ख्यालात मिलते हों। हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। अब इसमें जो जमातें ज़ाहिर बदनामे ज़माना है और जिनको लोग घड़ी घड़ी आजमा चुके हैं, अभी 16 महीने की जो हुकूमत गुजरी है, ऐसा ना फिर आपको भी सर 9 मई में उठा लिया जाए। देखिए 9 मई में तो हाँ, अब ये कि पाकिस्तान में तो 9 मई में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से पहले के किसी केस में उठा लें, ये तो हो सकता है भगत सिंह वाले केस में किसी को पकड़ ले, तो ये तो यहाँ सब कुछ हो सकता है, हो तो सब कुछ सकता है, इस बात पे तो कोई शक तो मेरी दरख्वास्त यही है सर कि बात वो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो फिजिबल हो, जो नज़र आ रही हो, जो तारीख के आईने में हकीकत पसंदाना सोच, हकीकत पसंदाना। अब आप अगर मंशूर की बात करेंगे, एक से एक शानदार मंशूर यहाँ पेश होना शुरू हो जाएगा भाई, लेकिन आपका अपना माजी में किरदार क्या रहा है? आपकी तो हुकूमतें रही हैं, इक़्तिदार में आप घड़ी घड़ी रहे हैं। अभी सिंध हुकूमत गुजरी है, 41 अरब का जो स्कैंडल चल रहा है कि जिसमें सिर्फ 9 आदमियों के थंब इम्प्रेशन कहते हैं कि वो टैली हुए हैं, और बाकी 41 अरब रुपये किसको बटे हैं, कहाँ बटे हैं, उसका नहीं पता लग रहा। आप देखिए सिंध में कोई स्कीम आप निकाल के देख लीजिए, आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर इतनी करोड़ों रुपए की धांधली और बेईमानी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने की है ना। लाड़काना का जो 90 अरब का स्कैंडल था जिसमें चीफ जस्टिस, मैं वहाँ चुप हो जाता हूँ जहाँ 2 डीसी 5 अरब कैश निकाल के ले गए। बताइए, मैं वहाँ चुप हो जाता हूँ, 2 डीसी 5 अरब ले गए। अच्छा कैसे ले गए साहब, वो कैसे ले गए? इसी हुकूमत का पार्ट थे। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने कहा, जब 90 अरब लाड़काना में खर्च करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि जो डाइन होती है ना, वो भी 10 घर छोड़ के जो है कुछ करती है, आपने तो अपने ही घर जो है वो जला डाला, अपने घर में बर्बादी कर दी। 90 अरब रुपए कहते थे हमने लाड़काना में खर्च। तो बात ये कि ठीक है, देखें हमारी बहन है, अच्छी बातें कर रही हैं, हम भी सुन रहे हैं इनकी बातें, लेकिन इनका जो माजी है और जो कुछ इनकी हुकूमत की कारकर्दगी है उसके आईने में देखना पड़ेगा। करेक्ट। पीजे मीर साहब, आपकी नज़र में सर जो बिलावल साहब का नैरेटिव है और जो 11 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं, डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच फॉर पीपल्स पार्टी? पीजे मीर साहब, at least they are giving some sort of a picture कि ये क्या चाहते हैं। हर पार्टी का हक है, लेकिन बाकी पार्टीज कह रही हैं ये इलेक्शन ही ठीक नहीं होंगे, ये कह रहे हैं कि हम आपके अगर हम इलेक्ट होके आएंगे तो हम ये करेंगे। अच्छी बात है, इस पे कोई लेकिन पीजे साहब सॉरी अपॉलॉजीज फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन सर आफ्टर रूलिंग फॉर 15 ईयर, 15 साल हुकूमत करने के बाद हम तालीम देंगे, हम फ्री इलाज देंगे, हम मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, नौजवान कार्ड, भूख मिटाओ प्रोग्राम, BISP, तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज यही कह रही हैं, तो खैरात और सदकात वाली बातें हो रही हैं, कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो रही जिससे इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट। देखिए बात सुने, जो पहले हुआ है वो भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ, बेनज़ीर के ज़माने में हुआ, आज जो होगा वो बिलावल के ज़माने में होगा। बिलावल की सोच और है, बिलावल इज़ अ यंग ब्लड इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम, और इनकी जो अप्रोच है आई कैन इमेजिन इट विल बी मच बेटर कि जो बाकी आपके जो पॉलिटिकल ये जो इस वक्त रेमनेंट्स रह गए। देखें ना, मोस्टली सारों अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, ये तो अब लास्ट लेग्स पे हैं, स्टिल्स पे हैं, यू नो, रीपैकेज होके आपके आ जाएंगे एज इलेक्टेबल्स। So क्या will they deliver? That is where the question goes to, क्योंकि जिन्होंने actually permanently काम किया हर पार्टी के अंदर, एक नहीं हर पार्टी के अंदर, क्या will they be in a position age wise, mentally, factually to be working for that? ये जो आपका सवाल है इसका जवाब ये है। नई पौध जो आ रही है in the face of बिलावल हो गए, इधर से काफ से ये मुनिस हो गए, इधर से सालिक हो गए, यू नो बाकी हो गए, असफंदियार के बच्चे हो गए, तो ये जो नए है नई फौज जो आ रही है, ये नई फौज है। अभी आप देखें ये डिप्टी जो इसके इनके जो इंचार्ज हैं जमात इस्लामी के, दिस इज अ न्यू कल्ट कमिंग अप। सो हमने इनको देखना है कि ये पाकिस्तान को कैसे डिलीवर करेंगे। हमारे अंदर डिलीवरेंस कोई नहीं है एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अब किसी डिबेट में ले लो तो वो जाते हैं पहले पीछे, हाँ जी उन्होंने ये किया, ओ भाई जो हो गया, मूव ऑन। व्हाई डोंट वी मूव ऑन? हम गड़े मुर्दों को हम निकाल के सामने रख के एंड देन वी से वी वांट टू डू समथिंग। आपकी तो रिकंसिलिएशन है ही नहीं है पॉलिटिकल। आप एक बड़ी वो एनिमोस्टिकल आप डिबेट करते हैं, प्रोवोकेशन की, अगले को प्रोवोक करते हैं, वो रिएक्शन होता है, आपका टीवी टाइम खत्म हो जाता है। सो वी नीड टू बी वर्किंग पॉजिटिवली। जो जिसने हो गया, व्हाट नेक्स्ट, दैट इज व्हाट द आंसर इज। अब व्हाट नेक्स्ट के ऊपर आप बैठने नहीं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू
these elections will be farcical. They will not be what democracy demands, because at the end of the day, अब हम पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है कि कोई किसी को लाडला पहले था, अब नया है, फिर लाडला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर आपने इस तरह अपनी एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना इलेक्शन कैंपेन्स खोलनी है, तो देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड द इलेक्शंस विल नॉट बी एज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट डेमोक्रेटिकली। सो इसके अंदर ये चीजें, लेकिन इसका सोल्यूशन है तला, इसके अंदर अभी भी वक्त है, सब बैठ जाओ, एक्सेप्ट कर लो, पीपल्स पार्टी जीती है, गिव इट टू देम, नून जीती है, गिव इट टू देम, ये पीटीआई आती है, गिव इट टू देम, बट ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेमाइज कि आप तनकीद पर तामीर करोगे, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ। राइट ये बिल्कुल सही कहा मीर साहब आपने। व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमारे सियासतदानों को मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन सैडली वो उम्र से तो, एज से तो मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन उनके रवैये मैच्योर नहीं हो रहे हैं, उनके तरीक़ाकार, तर्ज अमल मैच्योर नहीं हो रहे। नईम कुरैशी साहब जल्दी से सर, बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव आप कैसे देखते हैं सर? मैं पीपल्स पार्टी का बयानिया या नैरेटिव उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह एडवोकेट साहब ने देखा है कि चाहे हम नए लोग कहें, फ्रेश ब्लड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन पीपल्स पार्टी के माजी को देखना पड़ेगा कि इन्होंने माजी में क्या किया है और अब ये क्या कर रहे हैं। बात यह है कि परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा मंशूर बना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को भी इसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि माजी में उन्होंने क्या कहा। जो लोग 30 साल से हुकूमतों में रहे मुख्तलिफ शक्लों में, फिर वो आज भी वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। सो आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी क्लासिक मिसाल देता हूँ जल्दी से। फजलुर रहमान साहब के कद काट का सियासतदान कहता है कि कैसा आदमी वज़ीर आज़म बना दिया। बनाया तो पीडीएम के वज़ीर आज़म ने था, आप ही के तो लोग थे जिन्होंने इनको बनाया। आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि जनाब इसको, फिर एतराज़ करते फिर हैं, हम एतराज़ करते हैं, दोगलापन। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरत है कि इन्हीं के स्टेटमेंट्स को देखना है, इनके माजी को देखना है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने हुकूमत किसके हाथ में देनी है। राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, कुरैशी साहब अलाउ मी, एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।